हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज से हम देखेंगे क्लास 10 की साइंस, जिसका ये पहला चैप्टर है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसे इंग्लिश में हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं इस चैप्टर की पहली हेडिंग। पहली हेडिंग है हमारी रासायनिक अभिक्रिया। पहली हेडिंग क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। तो पहले हम एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, फिर हम इसकी थ्योरी देखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है, मान के चलो हम दो या दो से अधिक पदार्थ लेते हैं, जैसे हमने H2 लिया और O2 लिया, और ये दोनों पदार्थ अभिक्रिया करके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। यहाँ पर बन करके आया क्या? H2O। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा बताते हैं कि जब दो, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है यहाँ के ऊपर 3 पदार्थ हों, 4 हों, ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं दो या दो से अधिक। हम लिखते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए गुणधर्मों वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक है, कैसे पदार्थों का निर्माण करते हैं? तो नए गुणधर्मों वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। मतलब जो पदार्थ हमने लिए थे और जो पदार्थ हमारा बन करके आ रहा है वो इनसे कैसा होगा? भिन्न होगा, मतलब अलग होगा। ठीक है, तो इसी के आधार पर इसकी परिभाषा को हम लिख सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुणधर्मों वाले, कैसे? नए गुणधर्मों वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि दो या दो से अधिक पदार्थ एक ही पदार्थ बनाए, और ज़्यादा भी बन सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा भी यहाँ पर पदार्थ बन सकते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों के मिलने से एक ही पदार्थ बनना था, तो एक ही हमने बनाया। अगर अलग अलग और बनने होते तो और हम यहाँ पर बना देते। तो इसकी परिभाषा क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुणधर्मों वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ हमने अभिक्रिया कराई तो हमारा क्या बन करके आया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब हमने एक धातु ली थी और एक गैस ली थी, लेकिन जो हमारा बन करके आया वो क्या है? धातु ऑक्साइड बन करके आया है। ठीक है, इन दोनों पदार्थों से ये बिल्कुल ही अलग है। तो इसके आधार पर भी तो वही परिभाषा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं कि H2 प्लस O2 लिया, क्या बन करके आया? जल। या तो हम यहीं पर तो हमने ये वाला एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं कि इसे दूसरे शब्दों में हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को हम दूसरे शब्दों में किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। देखो, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। क्या? किसी भी रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इस बात का क्या मतलब हुआ? ठीक है, इस बात का क्या मतलब हुआ, आइए जानते हैं 2-3 उदाहरणों से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है दूध से दही का बनना। ठीक है, दूध से दही का बनना, ये जो एक प्रक्रम है, ये भी हमारा क्या है? एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया ही है। ठीक है, ये जो परिवर्तन होता है, यहाँ से दूध से दही बनने का जो परिवर्तन हो रहा है, ये भी हमारा क्या है? एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया ही होती है। अगला है भोजन का पकना। ठीक है, तो भोजन का पकना भी एक प्रकार से क्या है? रासायनिक अभिक्रिया ही है। ठीक, अगला एग्जाम्पल क्या है? लोहे पर जंग का लगना। लोहे पर जंग का लगना भी क्या है? एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया ही होती है। लास्ट है श्वसन की क्रिया, सांस लेना। ठीक है, तो सांस लेना भी एक प्रकार की क्या है? रासायनिक अभिक्रिया ही है। तो देखिए, यहाँ के ऊपर हो सकता है अभी आपको ना समझ में आए कि मैग्नीशियम इसके आगे 2 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ पर 2 लिख गया है, यहाँ पर भी 2 लिख गया है। ठीक है, ये हम आगे सीखेंगे। जब हम अभिक्रियाओं को बैलेंस करना सीखेंगे तो वहाँ के ऊपर इन चीज़ों के बारे में हम अच्छे से जानकारी लेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अगली हेडिंग पर। ठीक है,
अगली हेडिंग हमारी क्या है कि रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान, कि आखिर किस तरह से हम पहचान लगाएंगे कि कहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और कहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमें कुछ मुख्य मुख्य बिंदुओं पर ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि जहाँ कहीं पर भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी वहाँ पर ताप में परिवर्तन हो रहा होगा, ठीक है। हो सकता है वहाँ पर ताप में परिवर्तन हो रहा हो, या हो सकता है वहाँ पर दाब में परिवर्तन हो रहा हो, ठीक है। तीसरा, या तो वहाँ पर हो सकता है रंग में परिवर्तन हो रहा हो। चौथा, या अवस्था में परिवर्तन हो रहा हो। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान लगाने के लिए हम वहाँ पर कुछ मुख्य मुख्य बिंदुओं को या कुछ मुख्य मुख्य चीज़ों को देखते हैं। जैसे या तो हो सकता है वहाँ पर ताप में परिवर्तन हो रहा हो, या दाब में परिवर्तन हो रहा होगा, या अवस्था में परिवर्तन हो रहा होगा, या रंग में परिवर्तन हो रहा होगा, ठीक है। एक और पॉइंट होता है अवक्षेपण, या तो वहाँ पर वो अभिक्रिया अवक्षेपण कर रही होगी, ठीक है। अगला, रासायनिक समीकरण, ठीक है। रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसे हमें फाइंड करना है। तो रासायनिक समीकरण की सिंपल सी परिभाषा है क्या, कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों की जगह उनके रासायनिक प्रतीकों व सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से जो समीकरण हमें प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। दो बातें यहाँ पर आई हैं, एक तो अभिकारक, दूसरा उत्पाद। इन्हें ये क्या है, ठीक है। तो आइए इस एग्जाम्पल की सहायता से हम अभिकारक और उत्पाद को समझते हैं। तो इस ओर के ये जो दोनों पदार्थ हमें दिख रहे हैं, ठीक है, इस ओर के जो दोनों पदार्थ हमें दिख रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं अभिकारक। इन्हें हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। और ये जो इस ओर का पदार्थ है, ये जो बन करके आया है जल, ये हमारा कहलाता है उत्पाद। ये हमारा क्या कहलाता है, उत्पाद। अभिकारक वे होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। अभिकारक किसे कहते हैं, तो अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इसी को हम अभिकर्मक के नाम से भी जानते हैं। अभिकारक को अभिकर्मक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अभिकारक या अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं हमारे क्या कहलाते हैं, अभिकारक, ठीक है। और अभिकारक ये जो उत्पाद है इसको किस तरह से हम परिभाषित करेंगे, तो हम लिखते हैं कि अभिक्रिया होने के पश्चात, मतलब अभिक्रिया होने के बाद में, अभिक्रिया होने के पश्चात जो भी पदार्थ हमारा बन करके आता है वो क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है, ठीक है। अभिक्रिया होने के पश्चात जो पदार्थ बन करके आता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। आइए फिर से एक बार हम देखते हैं रासायनिक समीकरण को, कि रासायनिक समीकरण क्या है। हम लिखते हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों, ठीक है, अभिकारकों एवं उत्पादों की जगह उनके प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का, ठीक है, उनके प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ पर ये दी गई है हमारी, ये भी हमारी क्या है, रासायनिक समीकरण है। एक ये दी गई है, ये भी हमारी क्या है, रासायनिक समीकरण है। इसका भी एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिखा है, ठीक है। तो ऊपर वाला ही एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो ये भी हमारी क्या है, एक प्रकार की रासायनिक समीकरण ही है। तो इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, रासायनिक समीकरण। अब जो रासायनिक समीकरणें होती हैं ये दो तरह से लिखी जा सकती हैं, ठीक है। किसी भी रासायनिक समीकरण को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो हम शब्द समीकरण की सहायता से लिख सकते हैं, दूसरा हम रासायनिक समीकरण द्वारा लिख सकते हैं, ठीक है। पहला तो हम शब्द समीकरण के द्वारा हम किसी भी रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं, दूसरे रासायनिक समीकरण द्वारा ही रासायनिक समीकरण को लिखा जा सकता है। शब्द समीकरण की सहायता से हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये क्या है, Mg को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम, Mg को। O2 को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, O2 को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। और ये जो बन करके आया ये हमारा क्या है,
MgO, तो ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम क्या करेंगे, Mg की जगह पर अगर हम लिख दें मैग्नीशियम, O2 की जगह पर हम लिख दें ऑक्सीजन और MgO की जगह पर हम लिख दें मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो जो समीकरण हम बना करके प्राप्त करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, शब्द समीकरण। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि शब्द समीकरण द्वारा हम कैसे लिख सकते हैं, तो जैसे ये लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन करके आ रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन करके आ रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके बाद दूसरा रासायनिक समीकरण द्वारा किस तरह से लिख सकते हैं, तो रासायनिक समीकरण द्वारा ये हमने यहाँ पर पहले से ही लिखे हुए हैं, प्रतीकों के द्वारा हम लिखते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण में हम क्या करते हैं, इनके प्रतीक लिखते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसे मिटा दूं, फिर आगे का समझाता हूं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं। जैसा कि हमने पहले ही देखा था अभिकारक और उत्पाद, तो आइए अब इनकी डिफिनेशन भी देख लेते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं, तो अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अभिकारक। और अभिक्रिया होने के पश्चात बनने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उत्पाद। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ के ऊपर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ये दोनों के दोनों हमारे क्या कहलाएंगे, अभिकारक। तीर के इस साइड वाले बाईं ओर वाले पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं, अभिकारक, या इन्हें हम अभिकर्मक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और तीर के दाईं साइड वाले जितने भी पदार्थ हमारे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा है कि सिंपल सी परिभाषा है कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं या भाग लेते हैं, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात मतलब बाद में जो भी पदार्थ बन करके मिलता है या प्राप्त होता है हमें, उस पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को कितने प्रकार की होती है। ठीक है, पहले हम पढ़ चुके हैं कि रासायनिक समीकरणों को कितने प्रकार से लिखा जाता है। अब हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरणें कितने प्रकार की होती हैं। तो रासायनिक समीकरणें दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, पहला क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरणें कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, पहली संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरी असंतुलित रासायनिक समीकरण। आइए इन्हें हम एग्जाम्पल की सहायता से ही समझ लेते हैं। बाकी यदि आपको थ्योरी लिखना हो तो मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोग थ्योरी नोट कर लेना। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, दो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, दो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, दो, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, सिर्फ एक है। ठीक है, अगर हम इधर देखें तो ऑक्सीजन दो है, इधर देखें तो ऑक्सीजन कितने, एक। तो मतलब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। ठीक है, दोनों तरफ प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। इस एग्जाम्पल में देखते हैं, दूसरे वाले में असंतुलित रासायनिक समीकरण में देखते हैं। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया है। ये जो हमारी परिभाषा ये है, इसे थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसे इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, पहले हम असंतुलित वाली देखेंगे, पहले हम ये वाली देखेंगे। ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो पहले एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे दो बार है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी बार है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी हमारे दो बार है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी बार है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर दो बार है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी बार है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा एक बार है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों ओर प्रत्येक परमाणु की संख्या समान नहीं है। तो ऐसी समीकरणें जिनमें दोनों ओर प्रत्येक परमाणु की संख्या समान ना हो। दोनों ओर का अर्थ क्या है कि अभिकारक और उत्पाद। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर के प्रत्येक परमाणु की संख्या समान नहीं होती। तो ऐसी समीकरणों को हम कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो वे समीकरणें जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद दोनों ही ओर के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, ऐसी समीकरणों को ही असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं।
ठीक है। अब संतुलित में हम देख लेते हैं, अब हम संतुलित में देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 तो ये और बाकी ये ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2 दूनी 4 बार। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, 2 दूनी 4 बार। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी बार है, तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 बार। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 बार, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 बार है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बार, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 बार है। तो हमें देखने को मिल रहा है कि प्रत्येक मतलब दोनों ओर प्रत्येक परमाणुओं की संख्या समान है। तो हम इसकी परिभाषा लिखते हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद दोनों ओर के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या कैसी हो, समान हो या बराबर हो, तो उसे ही हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं परिभाषाओं को कि असंतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या होती है। इसमें दोनों ओर प्रत्येक परमाणु की संख्या समान नहीं होती। किसके दोनों ओर, मतलब कहाँ पर, तो हम लिखते हैं अभिकारक और उत्पाद। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद के दोनों ओर के प्रत्येक परमाणु की संख्या समान नहीं होती। तो उन समीकरणों को हम क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पहले वाले की, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, दोनों ओर के प्रत्येक परमाणु की संख्या समान होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर के प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो, मतलब अभिकारक एवं उत्पाद दोनों ओर के प्रत्येक परमाणु की संख्या कैसी हो, समान। जितने अभिकारक के अणु हमने लिए उतने ही उत्पाद में अणु होने चाहिए, जितने हमने अभिकारक में अणु लिए उतने ही हमारे उत्पाद में अणु होने चाहिए। ठीक, आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मुख्य अभिक्रियाएं लिखी हुई हैं, तो हम लिखते हैं ये निम्न प्रकार की हैं। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी अभिक्रियाएं लिखी हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आपके एक क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ से 1 नंबर पक्का एक क्वेश्चन यहाँ से आपको जरूर मिलेगा, तो इनको थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती है। पहली है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, पहले कौन सी, संयोजन अभिक्रिया। इसी को इंग्लिश में हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी को इंग्लिश में हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। दूसरी है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तीसरी क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। चौथी है अपचयन अभिक्रिया। चौथी उपचयन अभिक्रिया, पांचवी अपचयन अभिक्रिया और छठी रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, पहली कौन सी है, तो पहली है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी वियोजन अभिक्रिया, तीसरी विस्थापन अभिक्रिया, चौथी उपचयन अभिक्रिया, पांचवी अपचयन अभिक्रिया और छठी रेडॉक्स अभिक्रिया। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में अगर हम जानना चाहें तो हम जान सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया का सिंपल सा फार्मूला है या सिंपल सी परिभाषा है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। कितने नए पदार्थ का, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, मतलब बहुत सारे पदार्थ मिलकर के अभिक्रिया कर रहे हैं और सिर्फ एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, एक ही यहाँ पर पदार्थ बनेगा, संयोजन में ऐसा ही होता है। ठीक है, कई सारे पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया, जिसे यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, हाइड्रोजन मिला, ऑक्सीजन मिला, दोनों ने मिलकर के एक नया पदार्थ बनाया। ठीक है, सिर्फ एक ही तो पदार्थ बना रहे, ये सेम मिलती जुलती है रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा से। ठीक है, बस उसमें क्या था, नए गुणधर्मों वाले पदार्थों का निर्माण होता था, इसमें क्या एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आइए इसे भी हम यहीं पर जान लेते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे मान के चलो हमने H2O लिया, ठीक है, हमने जल लिया, अब इसे हमने तोड़ दिया। ठीक है, इसे हमने तोड़ा तो इसे हमने मान के चलो गर्म किया, तो ये हमारा किसमें H2 + O2, इसे बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 2 भागों में टूट गया, तो हम लिखते हैं जब एकल पदार्थ टूटकर, ठीक है, वियोजन में क्या होता है, जब एकल पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है। देखो संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है संयोजन को। ठीक है, संयोजन जैसा कि परिभाषा से ही पता चल रहा है, संयोग मतलब जुड़ना। ठीक है, क्या जुड़ना,
तो जुड़ने का मतलब क्या होगा, बहुत सारे पदार्थ मिलकर के जुड़ जाएंगे और एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। तो वही संयोजन की परिभाषा थी। क्या, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करें तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन मतलब टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। ठीक है, वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो एक पदार्थ टूटकर, एकल पदार्थ टूटकर या एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगली हेडिंग थी हमारी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक, आइए इसे भी हम जान लेते हैं यहीं पर कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। एक एग्जाम्पल की सहायता से इसे भी हम देखेंगे। जैसे मान के चलो हमने यहाँ पर लिया H2SO4 लिया और इसकी रिएक्शन हमने करा दी Na से। ठीक है, अब यहाँ पर बन करके आया हमारा Na2SO4 और H2O। ठीक, ये मान के चलो एक दूसरी हम रिएक्शन करा रहे हैं। हमने लिया NaCl, दूसरा लिया हमने H2SO4 और इसकी रिएक्शन हमने कराई तो यहाँ पर बन करके आया Na2SO4 प्लस HCl। बाकी बैलेंस कर लेते हैं एक बार हम इसे, ऊपर वाले को भी बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। ये बैलेंसिंग करना हम आपको लास्ट में सिखा देंगे। ठीक है, जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा उसके बाद में सबसे पहले हमारा काम यही रहेगा कि हम अभिक्रियाओं को बैलेंस करना सीखें। तो चलिए देखते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया कैसे कहते हैं। तो देखिए, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है और उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ये सोडियम है और इसने अभिक्रिया की H2SO4 से। ठीक है, अब इसने किया क्या, यहाँ पर H2SO4 से H2 को मतलब हाइड्रोजन को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दिया, और खुद हाइड्रोजन का स्थान ले लिया। ठीक है, और हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। तो हम लिखते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ को उसके लवण के विलयन से विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो सिंपल सी परिभाषा है, इसमें हो क्या रहा है, ये एक पदार्थ था। ठीक है, ये एक पदार्थ था, इसने क्या किया, इसने दूसरे पदार्थ को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर दिया। क्या किया, यहाँ से H2SO4 से इसने हाइड्रोजन को हटा दिया। ठीक है, और इसके स्थान पर जाकर के खुद जुड़ गया। तो इस प्रकार की जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं उन सभी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। और ये एक एकल विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। देखो विस्थापन अभिक्रिया और एकल विस्थापन अभिक्रिया इन दोनों की परिभाषाओं में ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया में हम बताते नहीं कितने पदार्थ। ठीक है, सिर्फ हम यही कहते हैं जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ को विस्थापित करके उसके स्थान पर स्वयं जुड़ जाता है। लेकिन जैसे ही बात आती है विस्थापन अभिक्रियाओं के प्रकार की, तो हम पढ़ते हैं कि 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है विस्थापन अभिक्रियाएं, 2 प्रकार की। एक तो होती है एकल विस्थापन, एक होती है द्विविस्थापन। तो जब हम बात करते हैं एकल विस्थापन की, तो हम वहाँ के ऊपर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को उसके लवण के विलयन से विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। ठीक है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई एक पदार्थ, यहाँ पर हम बताएंगे कितने पदार्थ। ठीक है, यहाँ पर हमें बताना पड़ता है, क्यों, क्योंकि ये एकल विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा है, तो इसलिए हमें यहाँ पर बताना पड़ता है कि जब कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को उसके लवण के विलयन से विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर ले। ठीक है, मतलब सोडियम ने क्या किया, H2SO4 से हाइड्रोजन सल्फेट से हाइड्रोजन को हटाया और स्वयं वहाँ पर जा कर के जुड़ गया, तो इसे हम एकल विस्थापन अभिक्रिया कह देते हैं। और विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर हम नाम नहीं लेते, मतलब हम बताते नहीं कितनी संख्याओं के बारे में नहीं बताते।
हम सिर्फ यही बताते हैं जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ, कितने हम ये नहीं बताएंगे, हम ये बताएंगे कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ को उसके लवण के विलयन से विस्थापित करके उसके स्थान पर स्वयं जुड़ जाता है। ठीक है, तो एक तो होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, एक होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एक तो एकल विस्थापन अभिक्रिया होता है, दूसरा क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया के दो प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, वो हमने समझ लिया। दूसरा क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर ये है हमारा एग्जाम्पल द्विविस्थापन अभिक्रिया का। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर NaCl है, यहाँ पर H2SO4 है, लेकिन हुआ क्या, ये प्लस ये माइनस का, इसके ऊपर भी प्लस होता है, इसके ऊपर माइनस होता है, फिलहाल दो चार्ज होता है। ठीक है, तो ये प्लस वाला इस माइनस वाले के पास चला गया और ये माइनस वाला इस प्लस वाले के पास चला गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, आयनों की अदला बदली हो गई। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आयनों की अदला बदली हो गई। तो इसने क्या किया, सोडियम कहाँ चला गया, सल्फेट के पास, तो इसने क्या बनाया, सोडियम सल्फेट बना लिया। हाइड्रोजन कहाँ आ गया, Cl के पास, तो इसने क्या बना लिया, HCl बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, या इसकी परिभाषा हम किस प्रकार से लिखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया की, तो हम लिखते हैं जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में आयन अपनी, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ अपने आयनों की अदला बदली करके, ठीक है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ अपने आयनों की अदला बदली करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ अपने आयनों की अदला बदली करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर आयनों की अदला बदली ही होती है। ठीक है, यहाँ पर दो बार विस्थापन होता है, मतलब दो लोगों का विस्थापन होता है। यहाँ पर सिर्फ एक लोग का ही विस्थापन हो रहा है, सोडियम इसका विस्थापन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सोडियम H2SO4 से हाइड्रोजन का विस्थापन करता है, तो हाइड्रोजन भी क्या करता है, NaCl से Cl का सोडियम को हटा देता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि सोडियम क्या कर रहा है, H2SO4 से हाइड्रोजन को हटा रहा है, तो इधर हाइड्रोजन भी क्या कर रहा है, NaCl से Na को हटा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आयनों की अदला बदली हो रही है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं उपचयन अभिक्रिया, फिर हम देखेंगे अपचयन अभिक्रिया, फिर हम देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इससे पहले अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो इसके बाद की जितनी भी परिभाषाएं हैं तो सारी की सारी हम परिभाषाएं देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि ये मैंने थोड़ा सा ऊपर ऊपर से समझा दिया है। ठीक है, जितना थोड़ा ऊपर ऊपर से ऐसे ही समझा दिया ताकि कल जब हम इस वीडियो को देखें तो आप लोगों को ये सारे के सारे एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए। ठीक है, कल स्टार्टिंग से हम लोग देखेंगे संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा, डिफिनेशन पूरी, किस तरह से संयोजन अभिक्रिया की हम परिभाषा लिख सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रियाओं के प्रकार देखेंगे, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखेंगे उपचयन अभिक्रिया को, फिर हम देखेंगे अपचयन अभिक्रिया को, और लास्ट में हम देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया को। यहाँ से रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार समाप्त हो जाएंगे। फिर इसके बाद से हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद और सत श्री अकाल। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।